बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है पलविशा काशिफ और मैं गौहर पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे गौहर माशरत उलूम जमात चहारम में बाब नंबर 4 जिसका नाम है तारीख। जी बच्चों, तो सफ़ा नंबर 51 पर अब हम पढ़ते हैं इब्तदाई तहजीबें कि इब्तदाई तहजीबें क्या हैं। यहाँ आपको इब्तदाई तहजीबों की एक टाइमलाइन दिखाई जा रही है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी तहज़ीब कितना अरसा तक चली और कौन सी तहज़ीब कितनी पुरानी है। तो यहाँ सबसे पहले मिस्र की तहज़ीब सबसे पुरानी है जो कि 1070 से 3100 कबल अज़ मसीह तक रही। उसके बाद हमारे पास आती है वादी सिंध की तहज़ीब जो कि 1500 से 2500 कबल अज़ मसीह तक थी। और उसके बाद आती है मेसोपोटामिया की तहज़ीब जो 334 से 3500 कबल अज़ मसीह तक रही। तो आ जाइए सफ़ा नंबर 52 पर। इंसानी तारीख़ में हम बहुत सी तहज़ीबों के बारे में पढ़ते हैं जो मुख्तलिफ़ अदबार में मुख्तलिफ़ इलाकों में परवान चढ़ी। झैल में 3 तहज़ीबों के खदोखाल बयान किए गए हैं। सबसे पहले मेसोपोटामिया की तहज़ीब, दूसरी वादी नील यानी मिस्र की तहज़ीब और तीसरी वादी सिंध की तहज़ीब। जी बच्चों, तो आ जाइए सफ़ा नंबर 52 पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की तहज़ीब। मेसोपोटामिया को दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक तहज़ीब के तौर पर जाना जाता है। ये तहज़ीब मगरबी एशिया में दरियाए फ़ुरात और दरियाए दिजला के इर्द गिर्द और ज़रखेज़ हिलाल के शुमाली हिस्से में फली फूली। मेसोपोटामिया मौजूदा इराक़ और कुवैत के बेशतर हिस्से पर मुश्तमिल था। इसमें खलीज फ़ारस, मौजूदा ईरान, शाम और तुर्की के कुछ हिस्से भी शामिल थे। यानी मेसोपोटामिया मौजूदा इराक़ और कुवैत के मुल्क का बेशतर हिस्सा रह चुका था। इसमें खलीज फ़ारस, ईरान, शाम और तुर्की का भी कुछ हिस्सा शामिल था। जैसा कि आपको नीचे नक्शे में दिखाया जा रहा है, तो देखिए इस तस्वीर की तरफ, क्या आपको इन तमाम ममालिक के नाम यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ आपको मेसोपोटामिया के खंडरात का मंजर भी दिखाया जा रहा है। जी बच्चों, समीरियों और अकादीन बाशिंदों ने मेसोपोटामिया पर गलबा हासिल किया। ये 334 कबल मसीह में सिकंदर आज़म के हाथ में आया। इसकी मौत के बाद आरामियों ने मेसोपोटामिया के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। तकरीबन 150 कबल मसीह में मेसोपोटामिया पार्थीन सल्तनत के कंट्रोल में था। मेसोपोटामिया रोमियों और पार्थियों के दरमियान जंग का मैदान बना। 226 ईस्वी में मेसोपोटामिया के मशरकी इलाके सासानी फ़ारसियों के कब्ज़े में आ गए। इसके बाद मेसोपोटामिया कई छोटी बड़ी रियासतों में तकसीम हो गया। यानी यहाँ हमें बताया जा रहा है कि किस तरह मेसोपोटामिया जंग का मैदान बना और किस तरह से छोटी बड़ी रियासतों में तकसीम हो गया। इस तहज़ीब में पहिए की ईजाद, ज़राअत की तरक्की में इनाज की फसलों की काश्त, रस्मुल हज, रियाजी और फुल्कियात में तरक्की अहम पहलू थे। बाबल, आशूर और नैनवा वगैरह यहाँ के अहम शहर थे। मेसोपोटामिया के हर शहर ने अपना अलग देवता बना रखा था। यानी मेसोपोटामिया की रियासत या मेसोपोटामिया की तहज़ीब के हर शहर का एक अलग देवता था। शहर के वस्त में इस देवता के लिए एक बड़ा हैकल तामीर किया जाता था जिसकी ऊंचाई तकरीबन 150 फुट होती थी। वो अपने देवताओं की तस्वीर और मुजस्समे भी बनाते थे। इस तहज़ीब ने दुनिया को लिखना सिखाया और इब्तदाई रियाजियात यानी अर्ली मैथमेटिक्स और फ़लसफ़ा यानी फ़िलासफ़ी और साइंसी अलूम के असूल दिए। यानी हमें इब्तदाई रियाजियात, फ़लसफ़ा और साइंसी अलूम के असूल किसने दिए? मेसोपोटामिया की तहज़ीब ने। मेसोपोटामिया के लोगों के मशहूर पेशों में काश्तकारी था, जानवर पालना, तिजारत और माहीगीरी वगैरह थे। मेसोपोटामिया के खंडरात से अंदाज़ा लगाया गया है कि यह तहज़ीब वादी सिंध की तहज़ीब की हम असर है। जैसा कि पीछे मैंने आपको तस्वीर में दिखाया मेसोपोटामिया के खंडरात का मंजर। इनके वादी सिंध की तहज़ीब समेत बहुत सी तहज़ीबों के साथ तिजारती ताल्लुकात थे। मेसोपोटामिया एक अजीम सल्तनत थी। इसकी कई खुद मुख्तार रियासतें थीं। इन रियासतों के हुक्मरान एक दूसरे के इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए जंगें करते थे। इस तरह ये माशरा इंतशार और लाकानूनियत का शिकार होकर ज़वाल पजीर हो गया। यानी मेसोपोटामिया एक अजीम सल्तनत थी और इसकी कई खुद मुख्तार रियासतें भी थीं, लेकिन इन रियासतों के हुक्मरान एक दूसरे के इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहते थे, जिसकी वजह से ये माशरा इंतशार और लाकानूनियत का शिकार होकर ज़वाल पजीर हो गया। अब हम बढ़ते हैं वादी नील मिस्र की तहज़ीब। तो निकाल लीजिए सफ़ा नंबर 53। तारीख़ की किताबों से मालूम होता है कि मिस्र में लगभग आज से 5000 साल कबल लोगों ने दरियाए नील के गिर्द जमा होकर काश्तकारी शुरू की। मिस्र की तारीख़ के कदीम तरीन दौर की टाइमलाइन महज अंदाज़ों पर मबनी है।
سائنسدانوں نے معلوم کیا کہ صرف چند صدیوں کے اندر اندر معاشرہ اس قدر بدل گیا کہ اس پر ایک فرعون کی حکمرانی شروع ہو گئی۔ قدیم مصر میں بادشاہت کا نظام رائج تھا۔ یہاں کے حکمران فرعون کہلاتے تھے، یعنی وادی نیل کی تہذیب کے حکمران فرعون کہلاتے تھے۔ یہ لوگ لاشوں کو کیمیائی مواد لگا کر محفوظ کر لیتے تھے، جسے ممی کہا جاتا ہے۔ یہ ممیاں بڑے مقبروں اور اہراموں میں رکھی جاتی تھیں۔ ان اہراموں کو سجانے کے لیے فرعونوں کی تصاویر اور دیوتاؤں کے مجسموں کا استعمال بھی کیا جاتا تھا۔ مصر ایک ایسی ریاست تھی جس کی نشو و نما بڑی تیزی سے ہوئی۔ اس دوران معاشرے میں بے پناہ سماجی تبدیلیاں بھی رونما ہوئیں۔ اگر ہم اس کا تقابل دوسری تہذیبوں سے کریں تو بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ مثلاً میسوپوٹیمیا قدیم عراقی تہذیب میں کئی ہزار برسوں تک زراعت ہوتی رہی۔ اس کے بعد کہیں جا کر وہ ریاست وجود میں آئی، یعنی میسوپوٹیمیا میں کئی ہزار برسوں تک زراعت ہوتی رہی، پھر کہیں جا کر وہ تہذیب ایک ریاست کے وجود میں آئی۔ اس قدیم دور کے کوئی تحریری شواہد موجود نہیں ہیں، یعنی آج کے دور میں اس کے کوئی تحریری شواہد موجود نہیں ہیں۔ اس لیے اس عہد کی معلومات کے لیے وہاں سے ملنے والے برتنوں کی ساخت سے رجوع کیا جاتا ہے۔ وادی نیل کے میدان زرخیز تھے۔ یہاں کے لوگ اناج کاشت کرتے تھے۔ گندم اور جو سب سے اہم فصلیں تھیں۔ تو دیکھیے بچوں، جیسا کہ آپ کو اہرام مصر اور دریائے نیل کا ایک منظر ان تصاویر میں دکھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وادی نیل یعنی مصر کی تہذیب کا ایک نقشہ بھی بتایا گیا ہے۔ جی بچوں، تو اناج فرعون کی طرف سے حکام کے ذریعے ٹیکس کے طور پر جمع کیا جاتا تھا۔ کسان فصلیں بھی اگاتے تھے، جیسے دال، پھلیاں، مٹر، تربوز اور مسالے جیسے دھنیا اور زیرہ وغیرہ۔ اس دور کے بادشاہوں نے کئی مذہبی عمارتیں تعمیر بھی کرائیں۔ ان عمارات کی دیواروں پر حکومت کے عہد کے اہم واقعات لکھوائے جاتے تھے۔ ابو الہول کا مجسمہ کاریگری اور مہارت کی عمدہ مثال ہے۔ قدیم کارنک مندر دریائے نیل کے کنارے واقع ہے۔ یہاں ہر سال ثقافتی تہوار منائے جاتے تھے۔ وقت گزرا اور یہ تہذیب بھی زوال کا شکار ہو گئی، جس کے کئی اسباب تھے۔ ماہرین کے مطابق اس دور میں بیرونی حملہ آوروں کا قبضہ ہو گیا۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث دریائے نیل میں پانی کم ہو گیا۔ قحط اور بھوک سے یہاں کے لوگ مر گئے۔ ہتھیار بنانے کے لیے خام مال کی عدم دستیابی ہو گئی تھی۔ اس طرح یہ تہذیب زوال پذیر ہو گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے شعبہ آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مائیکل ڈی کے مطابق قدیم دنیا میں مصری تہذیب کا قیام بہت منفرد واقعہ تھا۔ یہ ایک علاقائی ریاست تھی جو اسی طرح سے قائم ہوئی جس طرح آج کی قومیں وجود میں آتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو لیکچر کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔